तो अपनी अब कल की यात्रा को बढ़ाते हैं आगे और फिलहाल अपनी जो है वाणी को विश्राम देंगे। बहुत बोल लिया, ज्यादा बोलोगे थक जाओगे। ठीक। तो हम्म, कल अपन ने बेटा आरएमपी की बात कर ली थी ना। तो देखिए, हमने पढ़ी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने सबसे पहली लाइन में हमसे कहा कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल एज देयर मेम्ब्रेन इज इन पोलराइज्ड स्टेट। फिर आगे एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको पता है कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों होती है। तो हमने कहा कि साहब अंदर और बाहर की तरफ चार्जेस बराबर नहीं होते, इसलिए मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। फिर आगे एनसीईआरटी ने कहा कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं आयन के चैनल्स। फिर कहा कि जो आयन चैनल्स हैं दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। तो अपन ने कहा कि साहब सिलेक्टिवली परमिएबल है। फिर आगे बात कही कि जब न्यूरॉन रेस्ट कर रहा होता है यानी कि रेस्टिंग फेज में है, तो उस टाइम पर एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। तो पोटेशियम आयन बाहर गया ज्यादा, अंदर सोडियम आयन आया कम। तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ चार्ज पॉजिटिव, अंदर की तरफ कैसा नेगेटिव। फिर आपने कहा कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहा है, जो एक बार में कितने सोडियम आयन बाहर लाएगा, 3। और कितने पोटेशियम आयन अंदर ले गया, 2 पोटेशियम आयन को लेकर के अंदर जाता है। फिर आगे आपने कहा कि एक्सोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं और इन प्रोटीन्स पर चार्ज कैसा होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। फिर हमने कहा कि साहब ये जो यहाँ स्टेट है, इस स्टेट को नाम क्या दिया जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या क्या कहा गया, रेस्टिंग पोटेंशियल कहा गया। तो ये जो स्टेट है इसको नाम क्या दिया, रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल पे देखिए हमने क्या क्या कहा था। तो हमने कहा कि ये हमारा एक्सॉन है। अब इस एक्सॉन में अंदर अपन ने कहा कि एक्सॉन में अंदर की तरफ हमने कहा कि यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम की ज्यादा, कम। बाहर की तरफ ज्यादा। पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ और बाहर कम। फिर अपन ने कहा कि अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं जो कि इम्परमिएबल हैं, इन पर चार्ज निगेटिव। यहां सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, जो एक बार में कितना सोडियम बाहर लाया, 3। और कितना पोटेशियम अंदर लेकर के गया, 2। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मेम्ब्रेन पर चार्ज डेवलप हुआ, जहां मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ चार्ज कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव। और मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ चार्ज है यहां पॉजिटिव। अब यहां पर अंदर की तरफ जो पोटेंशियल है ये आपका कितना हुआ, -70 मिली वोल्ट। अब ये जो स्टेट थी इसके बारे में अपन बात कर चुके थे। अगर हमसे कहा जाए अंदर -70 है तो बाहर कितना होगा, तो अपन कहेंगे +70 है। यहाँ पे अपन ने 70 को समझा था कि कभी भी अगर डिफरेंस का कहा जाए तो अंदर -70 और बाहर +70 को जोड़ना करना कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज बाहर भी है अंदर भी है। बाहर और अंदर का अंतर अगर अंदर की तरफ 70 कम है तो यानी कि बाहर की तरफ 70 ज्यादा है। अब रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद अगली स्टेट आती है, जिसको बेटा अपन नाम क्या देते हैं, डीपोलराइजेशन। सिंपल सी बात कि डीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो डीपोलराइजेशन स्टैंड्स फॉर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यानी कि पोलैरिटी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जाए। यानी कि जिस मेम्ब्रेन पर अंदर की तरफ चार्ज नेगेटिव है, उस मेम्ब्रेन पर अब अंदर चार्ज हो जाना चाहिए पॉजिटिव, और बाहर की तरफ कैसा रहे, नेगेटिव। तो अपन ने कहा रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन। कैसे होता है, उससे पहले आपको कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। पहला, आपको समझ में आना चाहिए स्टिमुलस। पहली टर्म कौन सी समझ में आनी चाहिए, स्टिमुलस। क्या होता है तो हम पहले बात कर चुके हैं। बॉडी के एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में आया हुआ कोई भी चेंज क्या कहा जाता है, स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे रूम का एक टेम्परेचर है, इसके कंपैरिजन में
अगर टेम्परेचर चेंज होता है, कम हो ज्यादा हो वट एवर इट इज, तो वो क्या कहा जाएगा? स्टिमुलस कहा जाएगा। वहीं पर आप देखें, अगर आपके अंदर बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ तो इसकी वजह से ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हुए थे, यानी कि ऑस्मोरिसेप्टर्स के लिए बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम घटना, ब्लड वॉल्यूम घटना या बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी का बढ़ जाना एक स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस का मतलब हुआ कि बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज को बेटा अपन क्या कहेंगे? स्टिमुलस। अब यहां देखिए, स्टिमुलस जो है ये क्या करता है? तो ये बेटा स्टिमुलस यहां पर ओपन कराता है या तो लिगैंड गेटेड चैनल या फिर मैकेनिकल गेटेड चैनल। किसके? सोडियम के। ध्यान दें, ये ओपन क्या कराएगा? लिगैंड गेटेड चैनल या मैकेनिकल गेटेड चैनल ऑफ सोडियम। और कल हमने बात की थी कि लिगैंड गेटेड चैनल या मैकेनिकल गेटेड चैनल पाए कहां जाते हैं? डेंड्राइट पर, ये एक्सॉन पे नहीं होते। तो ये कहां मौजूद है बेटा? डेंड्राइट पर। तो आपने कहा कि ये तो साहब हो गया स्टिमुलस। अब स्टिमुलस के बाद देखिए होता क्या है, होना क्या है? तो यहां पे आपने कहा कि ये आपके न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट हुआ, ये हो गया एक्सॉन, और ये आपने यहां बना दिए डेंड्राइट। अब आपने कहा कि जो लिगैंड गेटेड चैनल या मैकेनिकल गेटेड चैनल है, ये चैनल कहां पाए जा रहे हैं बेटा? डेंड्राइट पर मौजूद है। ग्रीन वाले में मान लेता हूं अभी लिगैंड गेटेड चैनल है, और येलो वालों को मैंने मान लिया कि ये मैकेनिकल गेटेड चैनल है। ठीक। अब क्या होगा? चैनल किसके हैं? सोडियम के। सोडियम की कंसंट्रेशन कहा जाता है? बाहर के अंदर। और चैनल एक्टिव होता है कि पैसिव? पैसिव। यानी कि चीजों को अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ ले जाएगा, चीजों को इनकी हायर कंसंट्रेशन से कहां ले जाएगा? लोअर की तरफ लेकर के जाने वाला है। अब यहां देखिए, मैकेनिकल गेटेड चैनल कहां कहां पे पाए जाएंगे? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम्हारे बगल में बैठे हुए बालक ने या बालिका ने तुम्हें अचानक से उसको गुस्सा आई और उसने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया। ठीक। तो उसने क्या किया? तुम्हारे गाल पे मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया। बोलो चैनल ओपन हुए कि नहीं हुए? ना। वहीं पर केमिकल गेटेड चैनल, अचानक से मालूम पड़ा तुम एकदम तल्लीनता से पढ़ाई कर रहे हो, और तभी क्या होता है कि तुम्हारे पड़ोस में बैठे हुए बालक ने अपना टिफिन खोल लिया। ठीक। अब उसने अपना टिफिन खोला तो खाने की स्मेल तुम्हारी नाक तक गई, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम तक गई। बोलो कौन से चैनल ओपन हुए? केमिकल गेटेड या लिगैंड गेटेड चैनल? तो यानी कि अलग अलग टाइप के जो रिसेप्टर्स होंगे, उन रिसेप्टर्स पर या तो लिगैंड गेटेड चैनल पाए जाते हैं या फिर मैकेनिकल गेटेड चैनल। चैनल किसके? सोडियम के। जब अगर ये चैनल ओपन होंगे तो इन चैनल्स के ओपन होने की वजह से बच्चे बाहर से अंदर की तरफ क्या आ रहा होगा? सोडियम आयन। बाहर से अंदर क्या आया? सोडियम आयन यहां पर आया। अब ये जब सोडियम आयन आ रहा है तो अब यहां आपको एक और बात समझने की जरूरत है, जो है ऑल और नन प्रिंसिपल। क्या आता है? ऑल और नन प्रिंसिपल आता है। ऑल और नन प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि नर्व इंपल्स या तो जनरेट होती है या फिर जनरेट नहीं होती। अगर नर्व इंपल्स जनरेट होगी तो अपने फुल पोटेंशियल, फुल कैपेबिलिटी के साथ होगी, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। यही ऑल और नन प्रिंसिपल मसल पे भी लागू होता है। मसल फाइबर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फुल करेगा, नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। यानी कि ऑल और नन प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि जो आपका न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन एक ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट आपने अपने घर में देखा होगा कि अगर वोल्टेज कम आ रहा हो तो ट्यूबलाइट बिल्कुल नहीं जलती। अगर एक क्रिटिकल वोल्टेज आएगा तो ट्यूबलाइट जलेगी और फिर ट्यूबलाइट अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करेगी। या जैसे हम अपने घर में एग्जांपल लें एयर कंडीशनर का। ठीक। अगर वोल्टेज बहुत कम हो तो वोल्टेज कम होने पे भी आपके घर का कूलर है, पंखा है, वो धीरे धीरे मरा मरा सा धीरे धीरे चलता रहेगा। पर एसी में आपने देखा होगा वोल्टेज कम होती है तो एरर आ जाती है, एसी नहीं चलेगा। जब उसके लिए रिक्वायर्ड अगर वोल्टेज होगा तो एसी चलेगा, और अब वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चलेगा। तो ऐसे ही आपका न्यूरॉन है। क्या न्यूरॉन धीमे या तेज काम करता है? नहीं। न्यूरॉन या तो काम करेगा या फिर काम नहीं करेगा। तो इसको कहा ऑल, या तो पूरा, या नन, या बिल्कुल नहीं। यानी कि बीच की आधी अधूरी वाली कंडीशन नहीं है।
तो अपन ने कहा कि ये जो प्रिंसिपल है इसको क्या बोलते हैं, ऑल और नन प्रिंसिपल। एक और प्रिंसिपल यहां पे आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ समेशन। एक और आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ समेशन कहा जाता है। ध्यान दें, ये दोनों जो शब्द हैं ये बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपको इस समझने के लिए इनकी आवश्यकता है कि कहानी है क्या। लॉ ऑफ समेशन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ समेशन कहता है कि विद इन ब्रीफ टाइम, ब्रीफ का मतलब कम टाइम या ज्यादा, इसने कहा कि अगर विद इन ब्रीफ टाइम कई सारे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिए जाते हैं तो ये सारे आपस में जुड़ करके थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बना लेते हैं। अब आप देखो, मैंने अभी दो शब्दों का प्रयोग किया, एक तो सब थ्रेशोल्ड और दूसरा क्या कहा, थ्रेशोल्ड। तो आप देखिए, जो स्टिमुलस है ये स्टिमुलस बेटा दो टाइप का हो गया। एक तो कौन हुआ, सब थ्रेशोल्ड, एक तो क्या हुआ, सब थ्रेशोल्ड हुआ। सब थ्रेशोल्ड का मतलब है, ध्यान देंगे, वो स्टिमुलस जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती उसे क्या कहा जाता है, सब थ्रेशोल्ड कहा जाता है। वहीं पर वो स्टिमुलस जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट होती है उसे क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो अपन ने कहा कि अगर नर्व इंपल्स जनरेट ना हो तो क्या कहेंगे, सब थ्रेशोल्ड कहेंगे। अगर इंपल्स जनरेट हो तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे बगल में बैठे हुए बच्चे ने, तुम्हारे फ्रेंड ने अगर क्या किया, तुम्हें एक बार मान लो कोहनी मार दी, ठीक, तो क्या एक बार कोहनी मारने पे तुम उससे लड़ाई करने लगोगे, उम्मीद तो नहीं है कि करोगे, ठीक। तो आप एक बार जब लड़ाई नहीं करेंगे तो ये जो स्टिमुलस है कैसा हुआ, थ्रेशोल्ड की सब थ्रेशोल्ड, ठीक। अब वहीं तुम्हारे पास बैठे बालक ने क्या किया कि तुमको एक थप्पड़ मार दिया, तो बोलो लड़ाई होगी कि नहीं, ये जो स्टिमुलस है ये थ्रेशोल्ड हुआ। तो अपन ने यहां पे कहा कि स्टिमुलस कितने टाइप के होते हैं, सब थ्रेशोल्ड और थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कौन हुआ, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स का जनरेशन हो, और सब थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ जिसकी वजह से नर्व इंपल्स का जनरेशन नहीं हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, सब थ्रेशोल्ड कहते हैं। देखिए अब लॉ ऑफ समेशन ने क्या कहा था, विद इन ब्रीफ टाइम इफ अ नंबर ऑफ सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आर गिवन देन दे एड अप टू फॉर्म थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर थोड़े से टाइम में कई सारे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिए जाते हैं तो ये सब इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद अब इनसे क्या बन जाता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यहां पर बन जाता है। इस कहानी को अपन समझेंगे, यहां जो कहा गया है ना, ब्रीफ टाइम, विद इन अ ब्रीफ टाइम, तो इसको अपन कुछ ऐसे मानते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रिंस, और धीरेन्द्र, चलो आप साहब धीरेन्द्र साहब बदल गए, पिछली बार ये बालक था, तो चलो एक साहब प्रिंस साहब है, दूसरे धीरेन्द्र साहब है, ठीक। अब धीरेन्द्र ने, जो कि थोड़ा सा दुबला पतला टाइप का बालक है, तो मान लेते हैं कि इस थिन फिलामेंट ने डिसाइड किया कि मुझे इस थिक फिलामेंट को मारना है, ठीक। अब इसने सोचा कि अगर एक बार में पीटा तो क्या होगा कि थिक फिलामेंट तो अपनी जगह रहता है, मूव कौन करता है, थिन फिलामेंट। तो इसको पता है कि मैं तो थिन फिलामेंट, तो मुझे मूव करा देगा, ठीक। तो अब इसने डिसाइड किया कि यार करना तो है। अब इसने क्या किया, सोचा कि अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं कि थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेते हैं, और इसने अपने पूरे मारने को क्या किया, 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसने डिसाइड किया था कि मैं इसको 10 बार मारूंगा, ठीक। अब इसने 10 बार जब डिवाइड किया तो डिवाइड करके, पहले मान लो आज इसने क्या किया कि धीरे से इसको एक बार मार दिया, फिर आज से क्या किया कि 6 दिन बाद फिर एक बार मारा, फिर उसके 10 दिन बाद फिर एक बार मार दिया, और घर जाके ये अपनी जो एमटीआर वाली डायरी थी ना उसमें लिख लेता था, अच्छा आज इतना मारा, आज इतना मारा, ठीक। फिर उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि साहब 2-3 महीने में इसका टारगेट पूरा हो गया। क्या इस बीच में थिक फिलामेंट को कभी पता चला कि थिन फिलामेंट ने कुछ किया, नहीं। क्या थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट से लड़ाई करेगा, नहीं। अब वहीं पे अगर मान लो विद इन ब्रीफ टाइम हो, अगर यही चीज विद इन ब्रीफ टाइम हो, यानी कि अगर ये सोच ले कि नहीं साहब मैं तो अब जल्दी करूंगा, तो जल्दी का मतलब ये डिसाइड करे कि मैं अगले 5 मिनट में इसको अगर मैं 10 बार मारूंगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि अब चांसेस है कि थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट की पिटाई करेगा, करेगा ना। तो क्या हुआ, फिर से सुनिएगा, अगर कई सारे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस थोड़े से टाइम में दिए जाते हैं तो ये सब एड अप होते हैं, और एड अप होने के बाद थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बन जाता है।
यानी कि क्या हुआ कि आपने कई सारे छोटे छोटे स्टिमुलस थोड़े से टाइम के अंदर दिए, ये सारे आपस में जुड़े, और जुड़ने के बाद क्या बन गया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बन जाता है। तो आपने यहां पे कहा इस लॉ को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ समेशन। यानी कि अब हम ऐसा मान लेते हैं कि एक सोडियम आयन पे जो पोटेंशियल है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिली वोल्ट का है। कितना बेटा, 1 मिली वोल्ट। अभी अपन ऐसा मानते हैं कि यहां जो चैनल्स ओपन हुए, जो लिगैंड गेटेड या मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुए, उनकी वजह से इस वाले चैनल से 3 सोडियम अंदर आया, ठीक। इस वाले से क्या हुआ, 5 अंदर आ गया। इस वाले से मान लेते हैं कि 4 अंदर आया। इससे अपन ने मान लिया कि 1 अंदर आया। अगर मैं बात करूं तो इनमें से इंडिविजुअल जितने हैं, ये वाला 3 है, ये 5 है, ये 4 है, और ये 1। आखिर हम क्या अचीव करना चाहते हैं, मैं सब जोड़ जाड़ के करना क्या चाहता हूं। तो मैं जोड़ के करना सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे पता है कि सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये ओपन कितने पर होता है। तो आपने को पता है कि ओपन कितने पे होगा, -55 से -60 मिली वोल्ट पर। इसका मतलब है कि मुझे रेस्टिंग कंडीशन यानी कि -70 से कितना चेंज लेकर के आना है, 10 से 15 मिली वोल्ट का। कितना चेंज लाना है, 10 से 15 मिली वोल्ट। ध्यान दें, अगर ये 10 से 15 मिली वोल्ट का चेंज आया तो यहां सोडियम चैनल ओपन होगा। अगर नहीं आया तो फिर यहां सोडियम चैनल ओपन नहीं होगा। तो अब सोडियम चैनल को ओपन करने के लिए आपको कम से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, 10 से 15 मिली वोल्ट। और वो 10 से 15 मिली वोल्ट कौन ला करके देगा, तो वो ला के देने वाला होगा लिगैंड गेटेड या मैकेनिकल गेटेड चैनल, जो कहां मौजूद है, डेंड्राइट पर। अब देखिए, हमने कहा थोड़े से टाइम में इतने पोटेंशियल आए, तो क्या हुआ, 5 और 3 8। अगर मान लो केवल ये 2 आए होते, नीचे वाले 2 नहीं आते, तो उस केस में 70 से 8 चेंज होता, कितना हो जाता, -62। क्या सोडियम का बीजीसी ओपन होता, नहीं। अगर सोडियम बीजीसी नहीं खुलता तो क्या डीपोलराइजेशन होता, नहीं। फिर आपने कहा कि यहां पे और एक चैनल से अब कितना आ गया, 4। जब ये 4 आया तो 3 और 5 8, और 4 कितना हो गया, 12। अब 12 हुआ तो इसका मतलब है कि अब पोटेंशियल कितना हो गया, -58 हो गया। 70 से कितना हुआ, -58। यानी कि अब आप इस रेंज के अंदर आ गए। जब इस रेंज में आए तो इसमें आते ही अब ओपन क्या हो जाएगा, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा। और सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल के ओपन होने से सोडियम आयन कहां आने लगेगा, अंदर। तो ध्यान रखेंगे, अगर स्टिमुलस 10 से 15 मिलीवोल्ट का चेंज ला पाता है तो इसे कहा जाएगा थ्रेशोल्ड। अगर ये 10 से 15 मिलीवोल्ट का अंतर नहीं ला पाता तो आप क्या कहेंगे, सब थ्रेशोल्ड। अगर स्टिमुलस की वजह से कितना चेंज आ गया, 10 से 15, जो किसके लिए आवश्यक है, सोडियम के बीजीसी खोलने के लिए। तो आपने इसे क्या कहा, थ्रेशोल्ड। अगर ये 10 से 15 का चेंज नहीं आता है तो फिर आप इसे क्या कहेंगे, सब थ्रेशोल्ड कहा जाएगा। तो आपने कहा सोडियम बीजीसी इतने पे ओपन होगा, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब इस वजह से जब सोडियम बीजीसी ओपन होगा तो उस टाइम पर आप देखिए क्या होने वाला है। यहां आपने कहा था कि एक्सॉन के बाहर की तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन बोलो बेटा ज्यादा थी या कम, रेस्टिंग कंडीशन में ज्यादा थी ना, जबकि अंदर की तरफ क्या था, कम। वहीं पर आपने कहा K+ की कंसंट्रेशन बाहर कम, और अंदर की तरफ क्या थी, ज्यादा। अंदर आपने कहा कि प्रोटीन पाई जा रही थी जिन पे चार्ज कैसा था, निगेटिव। अब आप देखिए, यहां डीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि जो सोडियम है इसके वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए। सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम का क्या होने वाला है, इनफ्लक्स। सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब बेटा अंदर आना कि बाहर जाना, अंदर आना। क्यों, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। तो सोडियम कहां आएगा, अंदर। तो सोडियम आयन का क्या हुआ, इनफ्लक्स। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब डीपोलराइजेशन होता है
तो उस टाइम पर परमिएबिलिटी टू सोडियम घटता है या बढ़ जाता है? तो परमिएबिलिटी टू सोडियम क्या हुआ? बढ़ा। जब ये परमिएबिलिटी टू सोडियम बढ़ा तो इसकी वजह से बच्चे क्या होने वाला है कि सोडियम आयन आएगा अंदर। सोडियम कहां आने वाला है? अंदर। ये सोडियम इतना ज्यादा अंदर आ जाता है कि इसकी वजह से मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ सोडियम ज्यादा, जबकि बाहर की तरफ सोडियम क्या रह जाएगा? कम। अंदर की तरफ सोडियम क्या हुआ? ज्यादा, जबकि बाहर की तरफ क्या रह गया? कम। अब आप देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दोनों अंदर की तरफ ज्यादा है और बाहर की तरफ क्या है? कम। इस वजह से मेम्ब्रेन पर अंदर की तरफ अब चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और जबकि बाहर की तरफ ये चार्ज कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अंदर जो ये चार्ज होता है ये हो जाता है +30 मिली वोल्ट। कितना हो गया? +30 मिली वोल्ट हो जाता है। और यहां पर मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्जेस के रिवर्ट हो जाने को ही आप क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। जब ये डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्जेस रिवर्ट हो रहे हैं, तब अंदर चार्ज कितना आ गया बेटा? +30 मिली वोल्ट आया। क्यों हुआ? क्योंकि यहां सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए। अब आप देखें, इस टाइम पर क्या होता है बेटा? अभी जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये अभी यहां पर क्या रहेगा? स्टॉप। तो सोडियम पोटेशियम पंप यहां क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप यहां पर अभी काम नहीं करता। तो इस वाले फेज में सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा। जो ये डीपोलराइजेशन है, इसी डीपोलराइजेशन को एक और नाम मिलता है। इसी को कहा जाता है नर्व इंपल्स। क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स कहा जाता है। या इसी को एक नाम मिलता है एक्शन पोटेंशियल। तो नर्व इंपल्स का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एक्शन पोटेंशियल। नर्व इंपल्स का मतलब है कौन से फेज की आप बात करते हैं? डीपोलराइजेशन के बारे में। जबकि मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोलैरिटी क्या हो जाता है? पलट जाती है। तो क्या इतनी बात अभी अपने को समझ में आई? अब देखिए, आगे एनसीईआरटी कहती है कि रिसेप्टर इंड्यूस्ड, सॉरी, रिसेप्टर नहीं, स्टिमुलस। यहां अब आगे एनसीईआरटी कहती है कि स्टिमुलस इंड्यूस्ड, पेज नंबर 318 पे लिखा है, परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन, stimulus induced permeability to sodium ion is extremely short lived। ये बेटा क्या है? बहुत कम टाइम के लिए होती है। तो ये क्या है? एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ध्यान देंगे एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। जब स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस आने की वजह से ही सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ी थी। सोडियम की परमिएबिलिटी किसकी बड़ी वजह से बढ़ी थी? बीजीसी ओपन होने की वजह से। यानी कि लाइन आपको कहना चाहती है कि सोडियम के बीजीसी बहुत लंबे टाइम तक खुले रहते हैं क्या? नहीं। सोडियम के बीजीसी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ओपन नहीं रहते हैं। तो इसलिए कहा कि स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट। यहाँ पर कुछ ऐसे मामले हैं, जैसे कि हमारे घर के दरवाजों में या इस दरवाजे में हम एक एडजस्ट कर सकते हैं। परमिएबिलिटी क्या बहुत लंबे टाइम के लिए बनी रहती है? नहीं। ये जो परमिएबिलिटी है ये कुछ मिली सेकेंड तक ही रहती है, जिसके लिए एनसीईआरटी लिखती है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक। अब यहां पे क्या हुआ कि जब ये सोडियम के लिए परमिएबिलिटी अब नहीं रही, तो अब इसके बाद देखिए अगला फेज आता है, जिसको बच्चे आप नाम देते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहा जाता है? रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो अगले फेज को आपने क्या नाम दिया है? रीपोलराइजेशन।
रीपोलराइजेशन का मतलब है कि जब अगर जो है पोटेंशियल अक्रॉस मेम्ब्रेन ये वापस से पहुंच जाए, यानी कि रिटर्न टू आरएमपी। यानी कि अपन ने कहा, ध्यान देंगे, मैंने कहा जब अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है ये लौट करके कहां पहुंच जाए, आरएमपी पर, तो इस वाले फेज को अपन क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो +30 मिली वोल्ट था, इस +30 मिली वोल्ट पर पोटेशियम के बीजीसी क्या हो जाते हैं, ओपन। +30 मिली वोल्ट पर बच्चे पोटेशियम के बीजीसी क्या हुआ, ओपन। जब ये पोटेशियम के बीजीसी ओपन हुए तो अब इनके ओपन होने की वजह से पोटेशियम अंदर आएगा या बाहर, कहा जाएगा, बाहर। तो पोटेशियम का आपने क्या कहा, पोटेशियम कहा गया, बाहर। अब ये पोटेशियम जो बाहर जा रहा है, इसको आप एक बार बाहर जाते हुए देखिए कि कैसे जाएगा पोटेशियम बाहर। तो अपन ने कहा कि ये हमारे पास एक्सॉन। अब देखिए, अभी कंडीशन क्या थी, ये वाली कंडीशन यहां वापस से लेते हैं। यहां कंडीशन में हमने देखा था कि बाहर की तरफ सोडियम क्या हो गया था बेटा, कम। पोटेशियम सॉरी सोडियम अंदर की तरफ क्या हो गया था यहां पर, तो आपने कहा सोडियम अंदर की तरफ क्या हुआ, ज्यादा। ऑलरेडी पोटेशियम अंदर की तरफ था ज्यादा, जबकि बाहर की तरफ क्या था, कम। यहां मेम्ब्रेन पर अंदर चार्ज कैसा था, निगेटिव। बाहर की तरफ चार्ज कैसा था, यहां अंदर की तरफ चार्ज था पॉजिटिव और बाहर कैसा था, निगेटिव। इधर आपने कहा बेटा कि प्रोटीन मौजूद है जिन पर चार्ज कैसा है, निगेटिव। प्रोटीन पर चार्ज कैसा हुआ, निगेटिव चार्ज। अब आपने कहा कि यहां पर परमिएबिलिटी किसके लिए बढ़ी है, पोटेशियम के लिए। किसके लिए परमिएबिलिटी बढ़ी, पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी यहां पर बढ़ जाती है। ये जो पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ी, तो इसकी वजह से अब पोटेशियम कहां, अंदर आएगा कि बाहर, पोटेशियम कहां जाएगा, बाहर। पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से अब पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ बेटा क्या होने वाली है, ज्यादा, जबकि अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, कम। तो अब पोटेशियम बाहर क्या हुआ, ज्यादा, जबकि अंदर क्या हुआ, कम। अगर सोडियम के अंदर आने की वजह से पोलैरिटी बदल गई, तो अब पोटेशियम के बाहर जाने से भी तो पोलैरिटी बदलेगी। यानी कि मेम्ब्रेन पर फिर से बाहर की तरफ चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, जबकि अंदर की तरफ चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, निगेटिव। और यहां पर जो अंदर की तरफ पोटेंशियल है कितना हो जाएगा, वापस से -70 मिलीवोल्ट। क्या लौट करके आप आरएमपी पर आ गए, लौट के कहा आ गए, आरएमपी पर। तो हमने कहा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर हम फिर लौट करके आ गए, और इस स्थिति में अब सोडियम पोटेशियम पंप भी अपना काम करने लगता है, जो एक बार में कितने सोडियम बाहर लेकर के आता है बेटा, 3। जबकि वहीं कितने पोटेशियम अंदर ले जाएगा, 2। पोटेशियम को लेकर के अंदर जाता है। इस फेज को अपन क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के फेज कितने थे, 3। एक बार अपन वापस से रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन से फेजेस इसके अंदर पढ़े हैं। तो हमने कहा सबसे पहला फेज कौन सा आया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा था कि कम, जबकि पोटेशियम कहां ज्यादा, अंदर। क्या सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, एक्सोलेमा की परमिबिलिटी किसके लिए ज्यादा, पोटेशियम। इसकी वजह से पोटेशियम आयन बाहर जाता है ज्यादा, अंदर सोडियम आएगा कम। अब मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ चार्ज निगेटिव, जबकि बाहर पॉजिटिव। अंदर की तरफ चार्ज कितना हो गया, -70 मिलीवोल्ट। कितना हुआ, -70 मिलीवोल्ट का चार्ज अंदर की तरफ आ जाता है। आरएमपी के बाद फिर आपने कहा अगला फेज आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन किसके बीजीसी खुलने की वजह से, सोडियम। डीपोलराइजेशन के टाइम किसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है,
सोडियम अंदर आएगा कि बाहर? अंदर आया। सोडियम के अंदर आने की वजह से अब मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव, बाहर निगेटिव। अब अंदर की तरफ सोडियम और पोटेशियम दोनों ज्यादा, जबकि बाहर सोडियम और पोटेशियम कम। जैसे ही आपने कहा कि डीपोलराइजेशन होता है, इसके जस्ट बाद अगला फेज कौन सा आता है? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के टाइम पर किसके लिए परमिबिलिटी बढ़ी? पोटेशियम। पोटेशियम कहां गया? बाहर। इसकी वजह से बाहर अब पोटेशियम हो गया ज्यादा। अब मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल लौट करके अपनी ओरिजिनल स्टेट में फिर वापस से आ जाता है। पर आपको ध्यान देना है, रीपोलराइजेशन में भले ही मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल पहले जैसा हो गया हो, पर यहां मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन पहले जैसा नहीं हुआ। आरएमपी में बाहर सोडियम ज्यादा अंदर कम था, यहां अपोजिट है। अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा और बाहर कम था, यहां अपोजिट है। तो आरएमपी और रीपोलराइजेशन दोनों स्टेट में क्या मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल में डिफरेंस होता है? नहीं। क्या मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है? हाँ, मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर होता है। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? अब जरा देखो, एनसीईआरटी ने क्या कहा था बेटा? जनरेशन एंड कंडक्शन ना। अभी तक जो हमने बात की है वो हमने केवल जनरेशन वाले पार्ट के बारे में बात की है कि नर्व इंपल्स जनरेट होती कैसे है। तो उससे पहले अगर इतने में से कुछ लिखना हो तो उसे लिखो, फिर अपन बात करते हैं कंडक्शन की। इस वाले पेज पे से कुछ लिखना है? अगर लिखना है तो फटाफट लिखो, नहीं तो आगे बढ़े। ये आपको याद नहीं करने, ना ऑल और नन प्रिंसिपल, ना लॉ ऑफ समीशन। बस ये केवल समझने के लिए थे कि होता क्या क्या है। अपन एक आइडियल वैल्यू मानते हैं बेटा, ऐसा थोड़ी कि -70 कोई कांस्टेंट होता है। लगभग ये -70 से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, पर हम पढ़ने के लिए एक आइडियल वैल्यू मानते हैं। -70 और +30, ये +45 तक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब भी जो भी चार्ज है, उस टोटल चार्ज में कहीं ना कहीं प्रोटीन का रोल तो है। भाई अगर मान लो बेटा यहाँ प्रोटीन नहीं होती तो यह -70 थोड़े होता, फिर यह -50, -40 कुछ होता। प्रोटीन क्योंकि निगेटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से ही -70 है ना। डीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम पोटेशियम पंप का जो बंद होना है, ये अपने आप में देखो, कायदे से अगर मैं देखूं तो बायोकेमिस्ट्री की या फिजियोलॉजी की कोई भी अच्छी किताब इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि डीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम पोटेशियम पंप बंद होता है। पर कोटा में जितने लोग पढ़ाते हैं वो सब बंद करते हैं, ठीक। तो अब समस्या ये है कि तुमने अपने यहाँ का या कहीं बाहर का पेपर दिया कोई मेजर वेजर, और उसमें ये क्वेश्चन आया तो उसमें पक्की बात है कि बंद मिलेगा, ठीक। नीट में एनसीईआरटी सिर्फ आपको बताती है कि भाई सोडियम पोटेशियम पंप होता है। आगे एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती कब चालू होता है कब बंद होता है। जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो हमेशा आपको खुला मिलेगा, ये कभी बंद होता ही नहीं है। फिलहाल के लिए केवल ये मेजर वगैरह तक के लिए बंद है, बाकी नीट में इससे क्वेश्चन कभी नहीं आना ये खुला रहेगा कि बंद रहेगा। क्या बेटा? यहाँ पे हाँ, आपका कहना जो है, आपका कहना यह है कि सोडियम को जो है तब तक अंदर की तरफ आना चाहिए जब तक कि सोडियम अंदर और बाहर बराबर ना हो जाए, तब तक सोडियम अंदर आना चाहिए। पर यहां पे क्या हुआ कि जब सोडियम ने अंदर आना शुरू किया तो सोडियम बेटा बहुत तेजी से अंदर आया। एनसीईआरटी ने कहा था ना एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव, यानी कि चैनल बहुत लंबे टाइम तक ओपन नहीं होता। तो मतलब कि आयंस बहुत तेजी से अंदर की तरफ जाते हैं। जब बहुत तेजी से अंदर की तरफ जाते हैं तो इससे पहले कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो पाए, उससे पहले कुछ ज्यादा आयंस अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो इसकी वजह से होता है कि अंदर की तरफ चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये कैसा है? शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम टाइम के लिए ओपन होना है। अगर ज्यादा लंबे टाइम के लिए ओपन होता तो फिर उस केस में समझो बेटा इधर, ठीक।
ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अपन ने कहा कि ये मान ली चैनल है, ठीक। अब इस चैनल को अगर मैं ज्यादा लंबे टाइम के लिए खोल के रखूं, तो पहले क्या हुआ, आयन मान ले कुछ ज्यादा इधर से अचानक से भागे, भाग करके इधर गई, फिर लगा कि नहीं यार आयन यहां ज्यादा हो गए, तो कुछ आयन यहां से लौट करके इधर आ जाएंगे, क्योंकि चैनल तो बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो कुछ आयन इधर लौट करके आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। यहां पे क्या हुआ, आयंस यहां गए, जब तक यहां पहुंचे तब तक ये चैनल बंद। अब चैनल बंद हो गया तो क्या ये आयन लौट करके वापस जा सकते हैं? नहीं। तो इसी वजह से होता है कि अंदर की तरफ जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम से कुछ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर पोटेंशियल प्लस 30 मिलीवोल्ट हो जाता है। नहीं, हमने ये कहा था सोडियम पोटेशियम पंप के टाइम पे, हमने कहा था कि पोटेशियम का साइज बड़ा है, सोडियम का छोटा है, तो इस वजह से कम नंबर में पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं, जबकि ज्यादा नंबर में सोडियम आयन बाहर आता है। अब आगे बढ़ा जाए, देखिए। अब बेटा हम समझते हैं एनसीईआरटी ने जो पेज नंबर 318 पे डायग्राम दिया है, उस डायग्राम में एनसीईआरटी कहां पे क्या कहना चाहती है, उन बातों को जरा एक बात समझ लेते हैं। तो देखें, ये हमारे पास एक ही एक्सॉन है, बस इस एक्सॉन को हमने दो अलग अलग टाइम पे लिया है। मैं जब तक डायग्राम बना रहा हूं उतनी देर में तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो ना। तो बस दूसरे से कहना है कि तुम पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। चलिए, अब देखिए, यहां पे बेटा हमने दो एक्सॉन लिए हैं, एक नॉन माइलिनेटेड है और दूसरा माइलिनेटेड है। ये एक ही एक्सॉन को मैंने दो अलग अलग टाइम पे दिखाया है। एक्सॉन कितना है? एक। हम इसे अलग अलग टाइम पे देख रहे हैं कि यहां पे होगा क्या। सबसे पहले देखिए, पूरे एक्सॉन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, ए बी और सी में। ए वाला पार्ट ये आपका डेंड्राइट की तरफ वाला पार्ट है, और ये जो सी वाला पार्ट है ये एक्सॉन एंडिंग की तरफ वाला पार्ट है। अभी क्या हुआ कि स्टिमुलस आया, सबसे पहले क्या आया गया बेटा? स्टिमुलस। जब ये स्टिमुलस आता है तो आप बताएं परमिएबिलिटी किसके लिए बढ़ती है, सोडियम की पोटेशियम? देखो डायग्राम में, क्या सोडियम आयन को अंदर आते हुए दिखाया गया है? अंदर कौन आएगा? सोडियम आयन। जब ये सोडियम अंदर आया तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन पर अंदर की तरफ अब चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। जबकि बाहर की तरफ चार्ज कैसा है? निगेटिव।
वहीं पर इसके पास वाला जो सेगमेंट बी है, इसके पास तो स्टिमुलस नहीं आया, तो ये वाला जो रीजन है ये रेस्टिंग पोटेंशियल में है, मतलब कि बाहर की तरफ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, जबकि अंदर की तरफ चार्ज कैसा रहेगा, निगेटिव। तो बाहर आपने क्या कहा, पॉजिटिव, और अंदर की तरफ निगेटिव। यहां पर अभी जो ए वाला पार्ट है ये आपका किस फेज में है बेटा, डीपोल, है ना। बी वाला रेस्टिंग पोटेंशियल, या अपन आर एम पी कर देते हैं, और ये वाला पार्ट भी किसके अंदर है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जरा देखो, जो स्टिमुलस है वो पूरे एक्सॉन पे तो आएगा नहीं, स्टिमुलस तो एक्सॉन पे एक जगह आया। अब बात आती है कि यहां इंपल्स का जनरेशन कैसे हुआ, ये आप पढ़ चुके। इंपल्स के जनरेशन में आपने कहा जैसे स्टिमुलस आया, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुले, सोडियम अंदर की तरफ आया, इसकी वजह से मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ चार्ज हो गया पॉजिटिव, जबकि बाहर की तरफ क्या हुआ, नेगेटिव। इसके थोड़े टाइम बाद फिर वापस से मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल लौट करके नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब यहां आगे चार्जेस कैसे फ्लो करने हैं तो उसको जरा देखें। अब अंदर की तरफ क्या होगा कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, अपन ने कहा था बायोलॉजी में करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज, बायोलॉजी में करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहां पर जैसे अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना करंट जनरेशन के लिए फिजिक्स में, वैसे ही बायोलॉजी में हम बात क्या करेंगे कि फ्लो कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां जा रहा है, साइड ए से साइड बी की तरफ। अंदर की तरफ कहां गया, साइड ए से साइड बी। ये जो साइड ए से साइड बी की तरफ जाना है ये बच्चे क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे करके चल रहा है। जब अगर ऐसे करके गया तो क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, क्योंकि क्लॉकवाइज होता तो ऐसे करके जाता। तो अंदर की तरफ कैसा गया, एंटी क्लॉकवाइज। और बाहर की तरफ आप देखिए, बाहर आपने कहा कि पॉजिटिव चार्ज, अब आपको क्या करना है, सर्किट पूरा करना है ना। तो सर्किट पूरा करने के लिए बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बी से फ्लो करके कहां पर आएगा, ए के पास। जब अगर यहां ऐसा होगा तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बेटा फ्लो करके कहां गया, ए से बी के पास, मतलब बी के पास अंदर की तरफ क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। जब बाहर कैसा होना चाहिए, निगेटिव। ए के पास बाहर क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव, अंदर क्या होना चाहिए, निगेटिव। अब आप बताएं, ए जो है ये पहले डीपोल में था, अब डीपोल के बाद अगला फेज कौन सा आता है, रीपोल। यानी कि ए वाला पार्ट आप किसके अंदर है बेटा, रीपोल में है। बी वाला पार्ट किसके अंदर है, डीपोल में है। अभी यहां पर सी वाले पार्ट में आप देखें, सी पर अंदर की तरफ चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव, जबकि बाहर की तरफ कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इसकी वजह से यहां पर अब अंदर की तरफ जो चार्ज फ्लो करेगा वो कहां पर, बी से कहां जाएगा, सी के पास, और फिर बाहर सी से कहां जाएगा, बी के पास। ध्यान रखें, ये चार्ज बी से ए के पास वापस नहीं जा सकता है, चार्ज बी से ए के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं गया, क्योंकि ए वाला पार्ट किसके अंदर है, रीपोल में। ए वाला पार्ट किसके अंदर है, रीपोल में। हालांकि रीपोल में आपको पोटेंशियल डिफरेंस वही दिखाई दे रहा है जो कि आरएमपी के अंदर होता है, पर हम बात कर चुके हैं कि रीपोल में आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अलग। तो अब यहां पर जो सी वाला पार्ट आपका यहां आरएमपी में था, अब ये पोटेंशियल कहां पहुंच जाएगा, जाकर के सी के पास। यानी कि ए से बी, बी से सी, ऐसे करके धीमे धीमे करके आगे बढ़ेगा। तो अपन ने कहा कि ये किसके केस में हुआ, जबकि अगर फाइबर कैसा हो बेटा, नॉन माइलिनेटेड, जब अगर एक्सॉन कैसा हो, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन हो, तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के केस में इंपल्स कंडक्शन इस तरीके से होता है। अब एक बार देखो, क्या हमें एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आया, एनसीईआरटी के डायग्राम को एक बार देखेंगे ध्यान से। क्या ये डायग्राम समझ में आया, ऊपर वाले में देखो, साइट ए पर आपको क्या दिखाया, डिपोल, अंदर कौन सा आयन आया, सोडियम। सोडियम के आने की वजह से अंदर की तरफ चार्ज पॉजिटिव है, बाहर निगेटिव।
इसके इमीडिएटली आगे वाला पार्ट यानी कि बी, इस पर चार्ज अंदर की तरफ कैसा है, नेगेटिव, और बाहर पॉजिटिव। फिर आपको दिखाया कि जो चार्जेस हैं वो अंदर की तरफ ए से फ्लो कहां कर रहे हैं, बी के पास, और बी बाहर की तरफ बी से फ्लो करके कहां आ रहा है, ए के पास। यानी कि जो नर्व इंपल्स है उसके ट्रेवल करने की डायरेक्शन क्या है, ए से बी या बी से ए? ए से कहा गया, बी के पास। नर्व इंपल्स ए से बी के पास, फिर बी से सी के पास, ऐसे ट्रेवल करेगा। वहीं पर अब बात करते हैं बेटा जरा अबाउट माइलिनेटेड फाइबर। अगर ये फाइबर माइलिनेटेड होगा तो माइलिनेटेड फाइबर में आपने कहा है ये माइलिन शीथ पाई जाती है, और माइलिन शीथ के बीच के गैप को अपन क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ये क्या हो गया बेटा, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो आपने कहा कि माइलिन शीथ के बीच का गैप क्या कहा जाता है, नोड्स ऑफ। यहां पे देखिए जो ए है, ए पर क्या हुआ, स्टिमुलस आया। ए पर स्टिमुलस आने की वजह से यहां पे एंटर कौन करेगा, सोडियम आयन। सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर की तरफ चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। इमीडिएटली पास में साइड बी, ध्यान देंगे ये जो माइलिन है, ये हम बात कर चुके हैं, लिपिड है। लिपिड नॉन पोलर होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं होते, तो यहां से होकर के चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते हैं। जो चार्जेस अब फ्लो करेंगे वो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि चार्ज अब यहां पर बी पर आप देखो तो बाहर की तरफ चार्ज पॉजिटिव है, अंदर की तरफ निगेटिव है। सी पर भी बाहर पॉजिटिव और अंदर निगेटिव है। अब यहां चार्ज अंदर की तरफ बेटा फ्लो करके ए से कहां पर जाएगा, बी के पास, और बाहर की तरफ बी से फ्लो करके कहां आएगा, ए के पास। चार्ज अंदर की तरफ कहां गया, ए से बी के पास, और बाहर कहां से कहां आया, बी से ए के पास आता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर आपको दिखेगा कि इधर अब अंदर की तरफ बेटा चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। यहां पर अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। ये वाली जगह पर यानी कि सी पर बाहर पॉजिटिव और अंदर क्या था, नेगेटिव। अब जो चार्ज है वो आगे बी से फ्लो करके अब कहां चला जाएगा, सी के पास। तो आपने कहा कि अंदर की तरफ अब ये चार्ज बी से फ्लो करके कहां जाएगा, सी के पास, जबकि बाहर की तरफ सी से फ्लो करके कहां आने वाला है, बी के पास। अब मुझे बताएंगे दोनों फाइबर्स में से कौन से फाइबर में नर्व इंपल्स कंडक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, माइलिनेटेड को नॉन माइलिनेटेड? दोनों में से इंपल्स कंडक्शन की स्पीड कहां ज्यादा, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड में ज्यादा। क्यों होगी, यहां माइलिनेटेड में जो कंडक्शन होता है, इस कंडक्शन को बेटा कहा जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब देखिए माइलिनेटेड फाइबर के अंदर जो कंडक्शन होता है, ये कंडक्शन क्या कहा जाता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब जो सॉल्टेटरी कंडक्शन है, तो क्योंकि मैंने शुरू से आपसे कहा है कि हर शब्द का मतलब ढूंढा करो, तो आप सॉल्टेशन में सॉल्ट मतलब नमक नहीं ढूंढेंगे, ठीक। सॉल्टेटरी वर्ड जो है, इसके अंदर ये नाम आया है सॉल्टेशन शब्द से। शब्द कौन सा है, सॉल्टेशन। क्या हमने सॉल्टेशन और कहीं पढ़ा है, कहा, इवोल्यूशन में। याद आती है म्यूटेशन थ्योरी? म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन को पहले नाम क्या दिया था, सॉल्टेशन। सॉल्टेशन में क्या था, सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन। सॉल्टेटरी लोकोमोशन का मतलब होता है, आप कंगारू या मेढक जैसे एनिमल्स को अगर आप देखें, तो कंगारू या मेढक जैसे एनिमल क्या करते हैं, जंप कर करके चलते हैं ना। ये क्या करते हैं, जंप करके चलते हैं। तो जंप करके चलने वाले इस लोकोमोशन को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी लोकोमोशन कहा जाता है। यहां पर नर्व इंपल्स ने एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर जंप किया, फिर तीसरे पर जंप किया। यहां पे क्या हो रहा है कि जो नर्व इंपल्स है ये कुछ ऐसे चल रही है जैसे कि मान लो अपने एकदम पैर मिला मिला के चला जाए। एक पैर यहां रखा, दूसरा फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां, ऐसे ऐसे करके चल रही है नर्व इंपल्स। जबकि वहीं पर सॉल्टेटरी कंडक्शन के केस में क्या हो रहा है,
नर्व इंपल्स कूद कूद के जा रही है, ठीक। जैसे मान लो यहां पैर रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, तो उस केस में सॉल्टेटरी कंडक्शन में स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो बोलो, माइलिनेटेड में स्पीड ज्यादा कि नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड फाइबर में स्पीड ज्यादा। अब अगला एक और चीज ध्यान देंगे, जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है, ये स्पीड ऑफ कंडक्शन कहां ज्यादा होगा? तो ध्यान रखेंगे, स्पीड ऑफ कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ एक्सॉन। ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायमीटर ऑफ एक्सॉन के। एक्सॉन का डायमीटर जितना ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन उतनी ही ज्यादा। अब यहां समझिएगा क्यों ऐसा हम कहते हैं। हमारे पास, हम अभी ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास दो एक्सॉन है, ठीक। एक एक्सॉन बच्चे अपने पास ये है, ये वाला एक्सॉन पतला है। दूसरा एक्सॉन ये है, इस वाले एक्सॉन का डायमीटर ज्यादा है। अगर मैं दोनों एक्सॉन की 1 सेंटीमीटर लंबाई की बात करूं, कितनी लंबाई, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई में ज्यादा सरफेस एरिया किसके पास होगा? जिसके पास डायमीटर ज्यादा, उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा। बेटा जितने भी चैनल हैं, पंप हैं, ये सब कहां मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन पे। जिसके पास सरफेस ज्यादा, उसके पास मेम्ब्रेन की ज्यादा। जिसके पास मेम्ब्रेन ज्यादा, उसके पास चैनल और पंप भी ज्यादा। तो इस वजह से अगर आप डायमीटर बढ़ाएंगे, तो डायमीटर बढ़ाने पर स्पीड ऑफ कंडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? स्पीड ऑफ कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, कहा बेटा? ठीक है, यहां से 2 बार फ्लो होगा, चलो करा लो। एक बार कराते हैं, 2 बार कराते हैं, मैं कहता हूं 3 बार करा लो। 3 बार करा के भी ये यहां से जंप करके यहां जा रहा है। आओ, तुम आओ ना, मैं बता रहा हूं ना करते कैसे हैं। आइए, यहां खड़े हो गए आप, ठीक। अब क्या करना है, ऐसे करके जैसे पैर मिला के चलते हैं ना, एक पैर के बाद दूसरा पैर, ऐसे करके मिला के चलो, करो कैट वॉक, ये, ठीक। ये कंडक्शन जो हो रहा है, ये हो रहा है नॉन माइलिनेटेड फाइबर में। किसमें हुआ, नॉन माइलिनेटेड। अब रोक, अब यहां आराम से खड़े हो। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों पैर से एक साथ कूद कूद के आगे जाना है। जंप करो, फिर एक बार, एक बार और। हाँ, तो ये वाला कंडक्शन कौन सा था, सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब बता, पहले वाला जो कंडक्शन था, स्पीड उसमें ज्यादा आई कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में केवल 3 बार कूद के तुम यहां से वहां पहुंच गए, है ना। तो ज्यादा स्पीड कहां आएगी, सॉल्टेटरी में स्पीड ज्यादा। जबकि वहीं नॉन नॉन माइलिनेटेड के केस में स्पीड क्या रहेगी, कम। चलो बैठो। तो अपन ने कहा कि बेटा कंडक्शन दो तरीके का होता है, एक तो नॉन माइलिनेटेड फाइबर में और दूसरा माइलिनेटेड। अब जितनी जो कुछ कहानी हमने पढ़ी, अब समय है कि एक बार हम सारी चीजों को एक साथ समराइज करें, अपने दिमाग में सारी चीजें ठीक से अरेंज कर लें। तो आप ध्यान देंगे, हमने इधर लिया फेज, फेज के बाद एलसी मतलब लीकी चैनल, फिर बीजीसी ऑफ सोडियम, फिर इसके बाद इधर लिया बीजीसी ऑफ पोटेशियम। फिर हमने लिया कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, ये एक्सोलेमा पर पोटेंशियल क्या है। अब देखिए, हालांकि बच्चे हम जानते हैं कि लीकी चैनल सोडियम और पोटेशियम के अलग अलग हैं, पर हमने कहा था कि लीकी चैनल हमेशा ओपन और क्लोज के बीच के ट्रांजिशन में होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसीलिए मैंने दोनों चीजों को एक साथ समराइज यहां पे कर दिया है। अब कौन कौन से फेज होते हैं उसके बारे में एक एक करके आप मुझे बताते जाएंगे। तो सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए बालक से। खड़ा हो जा बेटा, बोलो सबसे पहले फेज का नाम।
तेज बोलो। सबसे पहला कौन सा फेज हमने पढ़ा था? नहीं याद? समझ में आया कि नहीं? नहीं? कल एब्सेंट थे? अच्छा। अच्छा, उससे पिछले वाली क्लास में एब्सेंट थे। चलो, क्यों? तभी तबीयत ठीक नहीं? चलो, क्लास के बाद बात करते हैं, बैठो। तो अब जो है इधर सबसे पीछे वाली बालिका, सबसे पहले फेज का नाम क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बाकी लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे, चुपचाप सुनेंगे, नंबर तुम्हारा भी आएगा। ठीक? बताएं, आरएमपी में लीकी चैनल ओपन या क्लोज? ट्रांजिशन स्टेट में, यानी कि अपन मान सकते हैं कि भाई लीकी चैनल तो क्या ऐसे नल है जो खराब हो गए हैं, तो इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस टाइम पर सोडियम के बीजीसी ओपन या क्लोज? सोडियम के बीजीसी क्लोज, और पोटेशियम के बीजीसी क्लोज। फिर आपने कहा कि मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल कितना रहेगा? -70। बहुत बढ़िया, आपने एकदम सारे सही उत्तर दिए हैं। तो अपन ने कहा कि यहां पोटेंशियल कितना हो गया? -70 मिली वोल्ट हो जाता है। अब ये -70 मिली वोल्ट के बाद फिर यहाँ पे अब क्लास में चुनाव किया जाता है। ये ब्लैक टी शर्ट में बैठे हुए बालक है जिसके टी शर्ट पे लिखा है लेट्स क्रैक इट। खड़े हो जाओ बेटा। तो चलो, पंप भी लगा लेगी, पहले इतनी बात कर लेते हैं। ठीक? अब मुझे बताओ, यहां पे अगला जो फेज आएगा इसका नाम डीपोलराइजेशन। ठीक? इसी बालक को उत्तर देने देना, बाकी कोई नहीं देगा। ठीक? बोल बेटा, लीकी चैनल ओपन की क्लोज? लीकी चैनल ओपन। तो अपन ने कहा कि लीकी चैनल क्या रहने वाले हैं? ओपन। इस टाइम पर वोल्टेज गेटेड ऑफ सोडियम चैनल ओपन की नहीं? क्लोज। ओपन। पोटेशियम के चैनल क्लोज्ड। पोटेंशियल कितना होता है? +30 मिली वोल्ट होता है। बैठो। अब इसके बाद अगले वाले फेज के बारे में हमारे ऑनलाइन वाले बालक बताएंगे। चलो देखते हैं भाई तुम हो भी कि नहीं, कि कहीं मालूम पड़े लॉगिन करके गायब हो। हाँ, हमारा आरडीएक्स वाला बालक नहीं दिखाई दे रहा आजकल। चलो भाई, ऑनलाइन वाले बालक को बताओ, अगले फेज का नाम क्या है? रीपोल। ऐसा मत करना तुम में से कोई फोन निकाल के शुरू हो जाओ। ठीक? तो अगले वाले फेज का नाम क्या है? रीपोल। बताएं, रीपोल के टाइम पर जो लीकी चैनल है ये ओपन या क्लोज्ड? अरे ऑनलाइन वाले बालकों कुछ तो बोलो। ओपन। तो ऑनलाइन में कहा गया कि साहब जो लीकी चैनल है ये क्या रहेगा? ओपन। बताएं, इस टाइम पर वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ सोडियम आयन। अचानक से 3-4 लोग बढ़े हैं, ये पक्का क्लास के ही है। जल्दी बोलो, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन की क्लोज? क्लोज्ड। पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्या रहेंगे? ओपन। पोटेंशियल कितना होगा? -70 मिली वोल्ट। कितना होगा? -70 मिली वोल्ट होता है। तो अपन ने इस तरीके से कहा कि टोटल आपके पास फेज कितने हैं? 3। अब ये जो 3 फेज हैं इनके बारे में अपन ने समझा कि कौन कौन से फेज होते हैं और किस फेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब जरा आप देखें, हमें एक बात और समझनी है। ये कहानी नीट के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मॉड्यूल में आपको इस कहानी से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। देखिए, यहां पे जो पोटेंशियल है बेटा -70 मिली वोल्ट है, यहां है -80 मिली वोल्ट, यहां पे है लगभग -55 से -60, और यहां पर
ये पोटेंशियल है +30 मिली वोल्ट। ये कितना है? +30। अभी तक आप देखें तो हमने क्लास में जो बात की है, -70 की बात की है, -55 टू 60 की बात की है और +30 की बात की है। -80 वाली बात अभी तक हमने नहीं की है। इसको भी एक बार देखेंगे कहानी होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ये कितना होता है बेटा? -70 मिली वोल्ट। कितना चल रहा है? -70 मिली वोल्ट। जब ये -70 मिली वोल्ट पर है, तो आपने कहा कि अभी जो न्यूरॉन है वो किस फेज में है बेटा? आरएमपी। कौन से फेज में है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आपने कहा कि यहां पर एक स्टिमुलस आया, यानी कि स्टिमुलस के आने का जो पॉइंट है वो ये है। यहां पर अब क्या मिला? एक स्टिमुलस। जैसे ही स्टिमुलस आएगा, तो स्टिमुलस के आते ही क्या होगा? हमने कहा था मैकेनिकल या केमिकल गेटेड चैनल ओपन होंगे। मैकेनिकल या केमिकल गेटेड चैनल के ओपन होने की वजह से अब पोटेंशियल -70 से बढ़ करके बच्चे कितने पे पहुंच जाएगा? -55 से -60। समझना, अगर -55 से -60 पहुंचा तो सोडियम के वीजीसी खुलेंगे, नहीं पहुंचा तो नहीं खुलेंगे। यानी कि ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहां से यहां तक अगर पहुंच पाए तो सोडियम का बीजीसी खुलेगा, आगे कहानी ऑपरेट होगी। अगर यहां से यहां तक नहीं पहुंचे तो सोडियम बीजीसी नहीं खुलेगा और आगे की कहानी ऑपरेट भी नहीं होगी। तो आपने कहा यहां पर जाकर के, यानी कि -55 पर, ये वो जगह है जहां पर सोडियम के बीजीसी क्या हो जाते हैं? ओपन। तो यहां पे आपने कहा कि सोडियम बीजीसी क्या हो जाता है? ओपन। तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन कितने पे होते हैं? -55 पे। जैसे ही सोडियम के बीजीसी ओपन हुए तो बहुत तेजी से सोडियम आयन अंदर की तरफ आया, और इसके अंदर आने की वजह से अब पोटेंशियल कितना पहुंच गया? जाकर के +30 पे। कितना पहुंचा? +30। इसके +30 पे पहुंचने का जो फेज है, इसी वाले फेज का नाम क्या होता है? डीपोल। नाम क्या था? डीपोल। आपने कहा था कि स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। बहुत कम टाइम के लिए होती है, यानी कि बहुत जल्दी जाकर के चैनल क्या हुआ? बंद हो गए। अब इन चैनल्स के बंद होते ही +30 पे कौन खुल जाएगा? पोटेशियम चैनल। ये पोटेशियम चैनल जब अगर खुलेंगे, तो पोटेशियम चैनल के खुलने की वजह से अब जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को लौट करके कहां आना है बेटा? -70 पर। तो मेम्ब्रेन लौट करके कहा आई? -70 पर। -70 पर इसके वापस से आने का जो फेज है, इसको क्या कहा जाता है? रीपोल। क्या बोलते हैं? रीपोल। अब देखिए, आपने कहा था कि सोडियम चैनल बहुत जल्दी खुलते हैं और बहुत जल्दी बंद होते हैं। पोटेशियम चैनल खुलते तो बहुत जल्दी हैं, पर बंद होते हैं देर में। पोटेशियम चैनल खुलता तो बहुत जल्दी है, पर बंद होता है देर में। तो इसकी वजह से कुछ ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर नहीं भाग जाएंगे। भाई, सोडियम चैनल खुला, बंद। कुछ सोडियम आयन अंदर गई। पोटेशियम चैनल खुला, बंद। कुछ ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर आ गए। कुछ ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर आ जाएंगे, तो थोड़े से टाइम के लिए ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन चली जाती है एक फेज में जहां पर मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल -70 से भी कम हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल -70 से भी कम होगा, तो इस वाले फेज को बच्चे अपन क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन कहा जाता है। तो ये वाला जो फेज है, इस फेज का नाम होता है हाइपर पोल। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपर पोल कहा जाता है। और हाइपर पोल के बाद अब ये वापस से लौट करके कितने पे आ जाएगा? -70। जैसे ही -70 पर आया, तो अब ये न्यूरॉन वापस से एक्साइटेबल हो गया, यानी कि न्यूरॉन को फिर से स्टिमुलस दिया जाए और न्यूरॉन फिर से अपना काम करना शुरू कर देगा। यहां पर एक फेज का नाम और ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो ये बेटा -55 से -60 यहां आया था ना, देखो ये जगह है जहां आप कहां पहुंचे? -55 से -60 पे।
यहां से लेकर के और जब तक ये हाइपरपोल खत्म नहीं हो जाता, मतलब कहां से कहां तक, तो हमने कहा -55 से -60 से लेकर के जब तक हाइपरपोल खत्म नहीं होता, ये न्यूरॉन अभी डीपोल में है। तुम इसे एक और स्टिमुलस दो, क्या ये अपना काम करेगा? नहीं। ये अभी डीपोल में है, तुमने स्टिमुलस दिया, क्या ये काम करेगा? नहीं। ये अभी हाइपरपोल में है, स्टिमुलस दो, अपना काम करेगा क्या? नहीं। तो ये जो फेज है, इसमें बाहर से कोई भी स्टिमुलस देने पर न्यूरॉन अपना काम नहीं करता। क्योंकि न्यूरॉन अपना काम नहीं करता है, इसीलिए इतने फेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस वाले फेज को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। तो ये जो फेज है, इस वाले फेज को क्या नाम दिया है बेटा? रिफ्रैक्टरी पीरियड। जैसे कि मान लो हमारे थिन फिलामेंट ने इतना बड़ा एक लड्डू खा रखा है, इसके मुंह में है। अब उसी टाइम पे तुम क्या करो, इससे पहले कि चबा के निगल पाए, उससे पहले इससे कहो कि एक और लड्डू खाओ, क्या ये उतने टाइम पर एक लड्डू खा पाएगा? नहीं। तो वो वाला जो टाइम पीरियड है, इसके लिए क्या हुआ? रिफ्रैक्टरी पीरियड। पर ध्यान दें, रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या ये लड्डू खा रहा है? हाँ। क्या ये नया लड्डू खा सकता है? नहीं। क्या ये लड्डू खा रहा है? हाँ। क्या नया खा सकता है? नहीं। तो आपने कहा अगर एक नया स्टिमुलस दिया तो इंपल्स जनरेट नहीं होगी। ये बात अलग है कि पहले वाले स्टिमुलस की वजह से इंपल्स जनरेट हो रही है। तो फिर से सुनिएगा, क्या रिफ्रैक्टरी पीरियड रिपोलराइजेशन के बाद आता है? नहीं। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ही स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट होता है? जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, सोडियम के बीजीसी खुले, तो सोडियम के बीजीसी खुलते ही तुरंत थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या हो जाएगा? स्टार्ट। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब अगर इतनी बात अपने को समझ में आती है, तो आगे अपने को अब बेटा बात करनी है साइनेप्स के बारे में। पर उससे पहले एक बात, पूरी एनसीईआरटी में जो नर्व इंपल्स में एनसीईआरटी ने पेज नंबर 318 पे लिखा था, उसे एक बार पूरा लाइन टू लाइन पढ़ के देखो। नहीं, यहां पे क्या होगा कि अगर मान लो यहां तक नहीं पहुंचे, थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचे, मान लो अगर जो चेंज आया 5 मिली वोल्ट का ही आया, तो फिर आप यहां थोड़े जाओगे, तो फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड थोड़े शुरू हुआ। रिफ्रैक्टरी इसीलिए -55 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्यों? यहां बेटा क्या हुआ कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वो वोल्टेज गेटेड चैनल कहां ओपन हुआ? जहां स्टिमुलस लगा वहां। बाकी अब स्टिमुलस ऐसा तो है नहीं कि आप यहां 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 हर जगह स्टिमुलस देंगे। एनसीईआरटी ने क्या कहा? दो बातें, पहला जनरेशन और दूसरा कंडक्शन। जनरेशन में रोल किसका था? वोल्टेज गेटेड चैनल का रोल था। जब उसके बाद कंडक्शन होना है, तो कंडक्शन में तो ठीक है, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अब फ्लो करते हुए जाना है। तो जब फ्लो करते हुए जाना है, तो अंदर की तरफ हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो कहां फ्लो कर रहा था बेटा? तो अंदर की तरफ आपने कहा कि इसने फ्लो किया पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास, और बाहर की तरफ फ्लो कहां करेगा? पॉइंट बी से पॉइंट ए के पास फ्लो करेगा। यहां पे यहां पे कायदे से अपन अगर बात करें, जैसे हम एनसीईआरटी जितना समझे, तो एनसीईआरटी हमें यही समझाती है कि एक बार चैनल्स ने अपना काम कर दिया, उसके बाद अब बस पोटेंशियल को फ्लो करना है। पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता हुआ जाएगा। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से समझ लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आया। बाकी कायदे से अगर अपन बात करें, तो फिर कहानी इतनी सिंपल नहीं है कि यहां से फ्लो करके इस पे चला गया। होता यह है कि जैसे मान लो, लेट से ये एक सोडियम चैनल है। ये सोडियम चैनल से जब सोडियम अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसकी वजह से पास वाला सोडियम का बीजीसी ओपन होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये तो बस एनसीईआरटी ने बताने के लिए किया है कि भाई ये सेक्शन ए है, ये बी है, ये सी है। बाकी ऐसा न्यूरॉन के अंदर कोई डिमार्केशन नहीं होता कि इतना ए है, इसके बाद बी है और फिर इसके बाद सी है। न्यूरॉन में तो क्या होता है कि एक पूरा एक्सॉन है, एक्सॉन में ढेर सारे चैनल से जो पास पास में मौजूद है। तो यही एक चैनल खुला, फिर दूसरा खुलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और ये क्यों खुला? क्योंकि चैनल नंबर 4 के खुलने से सोडियम अंदर गया था, इसने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया था। 4 क्यों खुला? क्योंकि 3 के खुलने की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हुआ था। 3 क्यों खुला? क्योंकि 2 के खुलने की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हुआ। यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इस पोटेंशियल ने ही तो चैनल खोले। चैनल्स के खुलने से ही सोडियम अंदर गया। सोडियम अंदर जाएगा कैसे? चैनल के थ्रू जाएगा ना। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि एक एक तरफ से ओपन होते जा रहा है और पीछे से बंद करते जा रहे हैं अपन। बेटा एनसीईआरटी ने ऐसे करा है ना, तो हमारा प्राइमरी काम है कि हम एनसीईआरटी समझे, एनसीईआरटी कैसे कर रही है। कायदे से क्या होगा कि जब आप कहते हैं कि यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव, तो इसका मतलब है कि अंदर और बाहर आयनिक कंसंट्रेशन भी तो बदलनी चाहिए। जब अगर आयनिक कंसंट्रेशन बदलनी चाहिए तो उसके लिए आयंस को अंदर आना पड़ेगा कि नहीं? तो आयंस अंदर आएंगे। पर अगर आप पोटेंशियल के बारे में देखें कि पोटेंशियल में कहां चेंज आएगा, तो जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो चेंज आया कि पहले ये पॉजिटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव होगा, फिर इससे अगले वाला पॉजिटिव होता जाएगा। तो आपको ये लगेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ यहां से यहां फ्लो करता हुआ जा रहा है। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट क्योंकि साइटोन के पास है। एनसीईआरटी में बात करी नहीं, मॉड्यूल में एक आध जगह क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए बता दिया था कि ठीक है एक्सॉन हिलॉक मोस्ट सेंसिटिव होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल था -70, एक्शन पोटेंशियल है +30। डेफिनेशन सेम नहीं है, फिर वापस से पढ़ो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डीपोलराइजेशन के टाइम जो पोटेंशियल है उसको आप बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, और वहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस रेस्टिंग कंडीशन में जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ट्रू, चैनल हमेशा काम करेंगे। ट्रू, तो कंडक्शन के टाइम पे करते हैं। ट्रू, दोनों टाइम पे करेंगे ना। चैनल्स हमेशा काम आएंगे, बिना चैनल के तो पॉसिबल है ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो अब देखो, बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस साइनेप्स। ध्यान देंगे। बस अब वार्तालाप बंद। देखो, अगर मान लो मेरी इस इंडेक्स फिंगर के टिप पे कोई निडल प्रिक करी गई, यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है। क्योंकि आपने कहा है कि न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता होगा। ऑल दो न्यूरॉन हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है। कुछ मामलों में न्यूरॉन की जो लंबाई है ये लगभग 1 मीटर के आसपास तक हो सकती है। पर हमने कहा कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि यहां से लेकर के ब्रेन तक केवल एक ही न्यूरॉन पाया जा रहा हो। एक से ज्यादा न्यूरॉन आपस में जुड़ेंगे। जब ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़ेंगे तो ये न्यूरॉन्स क्या बनाएंगे बेटा? साइनेप्स बनाते हैं। तो साइनेप्स का मतलब क्या हुआ? जंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन के जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स कहते हैं। अब यहां देखिए, न्यूरॉन और जो है दो न्यूरॉन आपस में कैसे कैसे जुड़ सकते हैं।
तो इसको समझने के लिए अपन कह सकते हैं, मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट है, ये साइटोन है, ये एक्सॉन हुआ, यहाँ एक्सॉन एंडिंग, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये वाला जो न्यूरॉन है, इसका जो एक्सॉन है, ये दूसरे वाले के डेंड्राइट के साथ जाकर के जुड़ेगा। तो जो साइनेप्स बनता है इसको बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक। क्या बोलते हैं? एक्सोडेंड्राइटिक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका जो एक्सॉन है ये सीधे इसके साइटोन से जाके जुड़ा, तो इसको एक्सोसोमेटिक कह देते हैं, एक्सॉन सोमा के साथ जाकर के जुड़ा। कभी कभी कुछ मामलों में ऐसा भी होता है, इसका जो एक्सॉन है ये डायरेक्टली जाकर के इसके एक्सॉन के साथ जुड़ा, तो इसको बोलते हैं एक्सो एक्सोनिक कहा जाता है। यानी कि साइनेप्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अब ये साइनेप्स, ये तो हुआ कि भाई स्ट्रक्चर के बेसिस पर कितने टाइप हो सकते हैं। साइनेप्स का ही एक एग्जांपल आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अब ये साइनेप्स कैसे काम करते हैं उसके बेसिस पर हमारी बॉडी में साइनेप्सेस पाए जाते हैं दो तरह के। पहले कहे जाते हैं इलेक्ट्रिकल और दूसरे को हम बोलते हैं केमिकल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ साइनेप्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो पहले साइनेप्स को बच्चे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स नाम देते हैं। तो पहले टाइप का सिनेप्स हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस है दे आर रेयर इन अवर सिस्टम। क्या कहा? दे आर रेयर इन अवर सिस्टम। यानी कि क्या हमारे अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं? नहीं, बहुत कम ही हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस का नंबर ज्यादा है कि कम? कम है। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस पे क्या होगा कि यहां पर जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहां पर प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं? दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये एक दूसरे के क्या रहेंगे बेटा? काफी ज्यादा पास। तो आपने कहा कि प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे के काफी पास होते हैं। जब अगर ये एक दूसरे के काफी ज्यादा पास हैं, तो आपने कहा कि ये जो साइनेप्स बना इसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल। देखिए कैसे बनता है। एक एक्सॉन ये है, ये इसकी एक्सॉन एंडिंग है, ये एक्सॉन एंडिंग जाकर के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जुड़ी, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये यहां जाकर के इसके साथ जुड़ा, और जुड़ने के बाद फिर यहां पे दूसरा न्यूरॉन आ गया। ये यहां पर जो दो न्यूरॉन हैं, ये दोनों न्यूरॉन एक दूसरे के काफी ज्यादा क्या है बेटा? पास में। अब देखिए यहां इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा होगा। तो आपने कहा कि यहां जो इंपल्स है, देखिए यहां से अंदर की तरफ फ्लो करके यहां, फिर यहां से अंदर फ्लो करके यहां, फिर इधर, फिर आगे और आगे, फिर यहां से इधर और यहां से इधर चली जाएगी। यानी कि यहां पर जो इंपल्स का ट्रांसमिशन है ये काफी कुछ वैसे ही होता है जैसे कि एक एक्सॉन के अंदर ट्रांसमिशन होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, यहां ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इज सिमिलर टू impulse transmission in an axon? तो एक एक्सॉन के अंदर जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है इसके काफी कुछ हद तक सिमिलर होता है। एक एक्सॉन में इंपल्स का जो ट्रांसमिशन है इसके काफी कुछ सिमिलर इंपल्स ट्रांसमिशन कहां पर हो रहा होता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। यहां पर जब हमने पूरे ट्रांसमिशन की बात की, तो इस पूरे ट्रांसमिशन के अंदर ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा जो ट्रांसमिशन था क्या इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का या केमिकल का कहीं रोल है? नहीं। तो हमने कहा कि देयर इज नो रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर का यहां पर कोई रोल नहीं होता इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में।
फिर अगली बात आती है, यहां देखो, अगर ये इंपल्स बेटा इधर से इधर ट्रेवल करके यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां होकर के अगर ये इंपल्स इधर जा सकती है, तो अब यहां देखिए, अगर ये इंपल्स मान लो इसके यहां पे साइटोन में जनरेट हुई होती, ध्यान देना, इंपल्स अगर जनरेट कहां होती, साइटोन में, तो क्या होता कि यहां से जो इंपल्स है वो यहां से इधर की तरफ भी जाती और यहां से इधर भी जाती। अगर यहां गई होती तो ये इंपल्स ऐसे करते करते क्या ये पहले वाले न्यूरॉन के पास नहीं चली जाती? यस। अगर ये पहले वाले न्यूरॉन के पास जा सकती थी, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे जो इंपल्स का ट्रांसमिशन है ये यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल? तो अपन ने कहा कि ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। अगली एक बात और समझिएगा, यहां पर अगर इस न्यूरॉन के पास इंपल्स आई, तो क्या आपके पास कोई तरीका है कि आप इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट ना होने दें, इस न्यूरॉन को काम करने से रोक लें कि भाई ये तो काम करेगा, इसमें इंपल्स जनरेशन होगा, पर इसके अंदर इंपल्स जनरेशन नहीं होगा? तो क्या आपके पास कोई कंट्रोल है? इसीलिए रेयर है, क्योंकि यहां कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए क्या है, रेयर है। तो हमने कहा कि यहां इंपल्स ट्रांसमिशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अपन ने कहा कि देयर इज नो कंट्रोल ऑन इंपल्स ट्रांसमिशन। इंपल्स के ट्रांसमिशन पर इसके केस में बेटा कोई कंट्रोल होता है क्या? नहीं, यहां कोई कंट्रोल नहीं है। एक और बात समझना, अगर बेटा यहां न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता तो उसको रिलीज होने में, काम करने में टाइम लगता। अगर टाइम लगता तो यानी कि साइनेप्स पे डिले होता कि नहीं? तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में डिले होता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में डिले नहीं होता। और बेहतर क्लियरिटी जो अपन कल केमिकल साइनेप्स पढ़ेंगे, तो उसमें साथ में इलेक्ट्रिकल अपने आप और समझ में आते जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल में कहानी चल क्या रही है। चलिए अब मिलेंगे कल, आज के लिए इतना।